नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BEDSV 101 के स्टडी नोट्स के बारे में। यदि आप जैन 2025 में आपने एडमिशन लिया है तो आपको हमारे चैनल पर यह व्हाट्सएप का लिंक देखने को मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सभी जानकारियों की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। तो आप इस लिंक के थ्रू हमारे नए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके 25 में जो भी नए अपडेट या नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी इजीली प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में हम बात करेंगे BEDSV 101 के बारे में। तो यह स्टडी नोट्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। यदि आपको भी अपना जून में एग्ज़ाम देना है तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो आप यहाँ से देख करके अपने क्वेश्चन पेपर का प्रिपरेशन कर सकते हैं, या तो आप इसके स्टडी नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम बात करेंगे इसके आज गैस पेपर नंबर 1 को लेकर के, जिसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, मूल्यपरक शिक्षा के प्रकार का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे हम, मूल्य शिक्षा के प्रकार। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ पहले ही बता देना चाहूँगा कि आप जितने अच्छे से इसमें पॉइंट बनाते हैं तो जो भी आपका एग्ज़ाम चेक करेगा तो वो आपके मार्क्स नहीं ज़्यादा काट पाता, क्योंकि पॉइंट्स के बाद आपको मार्क्स मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मूल्य शिक्षा के कुछ प्रकार, जिसमें आपको पहली पॉइंट देखने को मिलेगा सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्यों का संबंध इस बात से है कि यह सही है और क्या गलत है, अच्छा और बुरा, साथ ही परंपराएं और व्यवहार भी, भाषा, नैतिकता, सामाजिक पदानुक्रम, सौंदर्य शास्त्र, शिक्षा, कानून, अर्थशास्त्र, दर्शन और कई सामाजिक संस्थाएं भी सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाती हैं। बेसिकली सांस्कृतिक मूल्य वह होते हैं जो आपको अपने पास से जो आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, जिसमें आपकी पूजाएं भी आती हैं, आपकी परंपराएं भी आती हैं, आपका बोलने की भाषा भी आती है। जो भी इन चीज़ों को ध्यान रख के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं उन्हें सांस्कृतिक मूल्यों में डिस्क्राइब किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की, जो कि रहेगा नैतिक मूल्य। इसके बारे में हम बात करेंगे, नैतिक सिद्धांतों में दूसरों और स्वयं के अधिकार का सम्मान करना, प्रतिबद्धताओं का पालन करना, दूसरों के साथ अनावश्यक विवादों से बचना, धोखाधड़ी और बेईमानी से बचना, लोगों की प्रशंसा करना और उनसे काम कराना और दूसरों को प्रोत्साहित करना शामिल है। नैतिक मूल्य में बेसिकली रहता है कि आपके कुछ हर एक इंसान के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, जिनके लिए हर एक धर्म के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, हर एक वर्ण के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। तो उन सभी का पालन करना नैतिक मूल्यों का एक हिस्सा रहता है। तो इन्हें हम नैतिक मूल्य कहते हैं। इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, निजी आदर्श। व्यक्तिगत मूल्यों में सब कुछ शामिल है जो व्यक्ति को सामाजिक संपर्क में चाहिए। व्यक्तिगत मूल्यों में सौंदर्य, नैतिकता, आत्मविश्वास, प्रेरणा, नियमितता, महत्वाकांक्षा, साहस, दूरदर्शिता, कल्पना आदि शामिल है। तो ये कुछ निजी दर्श के मूल्य हैं जिसे आप देख सकते हैं। इसमें समझाने की मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आवश्यकता रहेगी। इसके बाद आपके आते हैं आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है। पवित्रता, ध्यान, योग, अनुशासन, नियंत्रण, स्पष्टता और ईश्वर के प्रति समर्पण आध्यात्मिक गुणों का आधार है। तो आध्यात्मिक मूल्य वह रहते हैं जिसमें लोग अपने अध्यात्म के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक मूल्य कहे जाते हैं। इसके बाद आपको इसमें फिफ्थ पॉइंट देखने को मिलेगा, आध्यात्मिक मूल्य शिक्षा, आत्मसम्मान, अनुशासन अवधारणाओं पर जोर देती है। आत्म अनुशासन से संतुष्टि, इच्छाओं का अभाव, सामान्य लालच और गंभीरता से मुक्ति। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको फिफ्थ पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके बाद है सामाजिक आदर्श। एक व्यक्ति में तब तक अस्तित्व में नहीं रह सकता जब तक वह दूसरों के साथ संवाद नहीं करता। लोग प्यार, स्नेह, दोस्ती, महान समूह, संदर्भ समूह, अशुद्धता, अतिता, साहस, सेवा, न्याय, ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो सामाजिक आदर्श को दर्शाते हैं। बेसिकली सामाजिक आदर्श वह रहता है कि आपको समाज में किन किन तरीकों से रहना चाहिए। तो ये सामाजिक आदर्श में आते हैं, सामाजिक मूल्यों में भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये हमारा 6 पॉइंट रहेगा, सामाजिक आदर्श या सामाजिक मूल्य। इसके बाद आते हैं सार्वभौगिक मूल्य। मानवीय दूरदर्शा की धारणा सार्वभौगिक आदर्शों द्वारा
परिभाषित होती है। हम सार्वभौमिक आदर्शों के माध्यम से स्वयं को मानव जाति ब्रह्मांड के साथ पहचानते हैं। जीवन आनंद, भाईचारा, प्रेम, सहानुभूति, सेवा, सर्ग, सत्य और अनंत काल सार्वभौमिक मूल्यों के उदाहरण हैं। तो ये सार्वभौमिक मूल्य रहते हैं कि आप अपने मानवीय जीवन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किन किन आदर्शों का पालन करते हैं और किस तरीके से आप लोगों के साथ अपना एक व्यवहार बनाए रखते हैं, उसे हम सार्वभौमिक मूल्य में मानते हैं। इसके बाद आपको इसका दूसरा प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि रहेगा नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि बताया गया है कि इसके निम्नलिखित अध्ययन प्रकार हैं, उनके बारे में अध्ययन किया गया है। जिसमें पहला है परिवार। नैतिक विकास में परिवार का वातावरण अपने बड़ों का व्यवहार तथा माता पिता के संस्कारों का बड़ा प्रभाव डालता है। जिस परिवार में माता पिता में परस्पर सहयोग और प्रेम रहता है वह बालक के चरित्र का विकास सहज रूप में होता है, परंतु जिसके परिवार के सदस्यों के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वह बालक का चरित्र पूर्ण स्वरूप विकसित नहीं हो पाता। बड़ों के व्यवहार का बालक मनोदर्पण है। यदि माता पिता चरित्रवान है तो बालक भी सच्चरित्र होगा। यदि माता पिता छल कपट और ईर्ष्या और झूठ के शिकार हैं तो बालक भी ऐसे ही निकलेंगे। तो यह कुछ हमारा परिवार के बारे में, इसके नैतिक मूल्य क्या है उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जिन परिवारों में माता पिता का जो सहयोग है वह बराबर चलता है, उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, वे किसी से भी किसी प्रकार का छल कपट नहीं करते, तो उनके जो बच्चे हैं तो उनमें भी आपको वह कुछ उसी तरीके का चरित्र देखने को मिलेगा। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसी तरीके का चरित्र आपके बच्चों में भी देखने को मिलेगा। तो यह कुछ हमने इसको परिवार के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद आता है विद्यालय यानी कि स्कूल। नैतिक विकास में विद्यालय का योगदान होता है। विद्यालय में शिक्षक, सहपाठी, वातावरण सभी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम व अनुशासन भी उनके नैतिक मूल्यों के विकास पर महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव डालते हैं। तो इसमें बेसिकली जो बताया गया है वह है कि जिस भी आप स्कूल में जाते हैं उसमें आपके टीचर कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, उस स्कूल का माहौल कैसा है, यह सभी आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं और इन्हीं के तरीकों की वजह से और इसी संगत की वजह से आपका एक चरित्र बनना शुरू हो जाता है। तो यह हमारे विद्यालय के नैतिक विकास में जो योगदान होता है उसके बारे में इसमें हमें डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद है साथी समूह यानी जो हमारा फ्रेंड सर्कल हम जिसे बोलते हैं। जब साथी समूह बन जाता है तो वह अपने इन्हीं साथी समूहों से अनेक प्रकार के नैतिक मूल्यों को सीखता है। यदि उनके साथ उच्च नैतिक गुणों वाले होते हैं तो वह उत्तम नैतिक गुणों को सीखता है। तो इसमें यह बताया गया जिस तरीके का आपका फ्रेंड सर्कल रहेगा, आदमी का वे ऑफ टॉकिंग या बिहेविंग या बर्ताव करने का तरीका भी उसी तरीके से हो जाता है। अगर उसके फ्रेंड्स अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छे होशियार हैं तो बच्चा भी उन्हीं के तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जो आपके फ्रेंड सर्कल का है वह आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद है धर्म। धर्म भी नैतिक गुणों को प्रभावित करता है। जितना अधिक स्वास्थ्य तथा धार्मिक वातावरण में पला होगा वह उतना ही अनेक दुराचारी होता है। माता पिता के धर्म में विश्वास रखने या ना रखने से बालक धार्मिक अधार्मिक बनता है। इसमें यह बताया गया है कि यदि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सभी धर्मों में सभी को अच्छे काम या सदाचार के बारे में बताया गया है, कोई भी धर्म किसी को दुराचार के बारे में नहीं बताता। तो जो बच्चा धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखता है तो उसका चरित्र काफ़ी साफ माना जाता है, पर बच्चे को धार्मिक आस्था में लाने के लिए माता पिता का योगदान बहुत ही ज़्यादा सहयोग्य बताया गया है। तो यह हमारा धर्म का पॉइंट रहेगा। इसके बाद है साहित्य। चरित्र विकास में साहित्य बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अच्छी कहानियाँ, विद्यार्थियों में उदारता, दया, त्याग, परोपकार तथा देशभक्ति की भावना बढ़ सकती है। बुरी कहानियों के माध्यम से स्वास्थ्य करार तथा डरपोक भी बना सकता है। कभी बालकों व किशोरों को ऐसी पुस्तकें व पत्रिकाएं नहीं देनी चाहिए जिनमें यौन भावनाओं को उभारने का प्रयास किया गया हो। तो इसमें बेसिकली आपको अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए मतलब आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। आपको कभी भी किसी
गलत पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें आपको सेक्सुअल चीज़ें बताई गई हों, तो उससे बचने के लिए हमें इसमें बताया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके छठे पॉइंट की, जो कि है इतिहास। चरित्र गठन में इतिहास के अध्ययन का एक बड़ा महत्व करना चाहिए कि भारतीय इतिहास के प्रमुख वीर पुरुषों की गाथाएं स्मरण रखें और समय समय पर बालकों को सुनाया करें, क्योंकि हमेशा अपने बड़ों का अनुसरण करने को तैयार रहता है। इस प्रकार इतिहास की सहायता से साहस तथा देशभक्ति के गुणों का विकास भली भांति किया जा सकता है। बेसिकली जो भी हमारे पुराने हिस्टोरिकल लोग हैं उनके बारे में हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़े युद्ध लड़े, अपने देशवासियों के लिए लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े, लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय के लिए लड़े। तो उसे पढ़ने के बाद लोगों में देशभक्ति की भावना का भी उत्पन्न होता है और अच्छे गुणों का और अच्छी प्रेरणा का विकास भी बच्चों में होता है। इसके बाद आपको इसमें सातवां पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि है बुद्धि। बुद्धि नैतिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने वाला कारक है। नैतिक एवं अनैतिक आचरणों से सत्य और असत्य के निर्णयों एवं अच्छी बुरी भावनाओं के अंतर को अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर समझा जा सकता है। वैलेंटाइन और बर्थ ने निम्न बुद्धि को बाल अपराध का कारण माना है, क्योंकि निम्न बुद्धि वाले सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। बेसिकली इसमें यह बताया गया है, यदि आपका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होता है तो आप अच्छे आचरणों के साथ रहते हैं और आपको अच्छाई और बुराई में पता होता है कि आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए हानिकारक है और कौन सी चीज़ आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके बाद आपको इसमें अगला पॉइंट देखने को मिलेगा आयु। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नैतिक मूल्यों एवं व्यवहार का विकास होता है। वह सत्य एवं असत्य के अंतर को समझने लगता है। वह ईमानदारी, सत्यवादिता, भक्ति आदि के गुणों का भी विकास भी आयु की में वृद्धि के साथ होता है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है या आयु बढ़ती है, तो आपको झूठ और सच के बारे में पता लगने लग जाता है, आपको ईमानदार और बेईमानी की चीज़ों के बारे में पता लगने लग जाता है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आती जाएगी, उनके प्रति आपको एक क्लैरिटी और भी ज़्यादा गहराई तक मिलने को चली जाएगी। इसके बाद इसमें 9वां पॉइंट आपको देखने को मिला है यौन प्रभाव। यौन कारक भी नैतिक मूल्यों पर विकास का प्रभाव डालते हैं। लड़के व लड़कियों के चरित्र व नैतिक गुणों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई जाती है। लड़का व लड़कियों में ग्रंथि सनातन भिन्न प्रकार का होता है। इसमें आपको सेक्सुअल डिफरेंस के बारे में बताया गया है कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में क्या सेक्सुअल डिफरेंस रहता है, तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको इसमें बताया गया है और उनके आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो उसके बाद अगर आप एक लड़का या लड़की हो तो उसमें आपको चरित्र व नैतिक गुणों की पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है, मतलब उसके बीच में क्या डिफरेंस रहता है वो सभी भी आपको यूजुअली दिखाई देता है। तो ये बेसिकली बहुत ही आसान तरीके के प्रश्न हैं। यह सब्जेक्ट को आप अच्छे मार्क्स में अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड पर्सन की, जो कि रहेगा लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर की बात करेंगे, लोकतंत्र में शिक्षा समूह अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बल्कि व्यापक बहुमत के लिए होती है। इसे दर्शन शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान आदि अवयवों में शामिल करते हुए व्यापक आधार वाला होना चाहिए। लोकतंत्र में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकों का निर्माण करना है, जो न केवल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं को विपक्ष के रूप में समझ सके, बल्कि इन जटिल समस्याओं में अपना स्वतंत्र निर्णय भी ले सकें। बेसिकली जो लोकतांत्रिक शिक्षा है या एजुकेशन है, उसका उद्देश्य यह रहता है कि आपको इतनी समझ प्रदान कर दी जाए कि आप अपने जो भी डिसीजन रहते हैं उन्हें अपनी सद्बुद्धि से ले सकें, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई डिपेंडेंसी ना रहे। इसमें आपको है ना राजनीतिक और आर्थिक कैसे आपको समझना है, यानी फाइनेंशियल, राजनीतिक और सांस्कृतिक मतलब चीज़ें क्या रहती हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या रहता है, उसमें आपको किस तरीके से अपना डिसीजन बनाना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है। उससे उनमें सहिष्णुता की भावना पैदा करनी चाहिए, दृढ़ विश्वास की हिम्मत जगानी चाहिए। इसका उद्देश्य उनमें सामाजिक न्याय, समाज सेवा के लिए जुनून पैदा करना होना चाहिए। उन्हें निर्णय लेने, वैज्ञानिक सोच रखने
और सही गलत का आकलन करने की शक्ति से लैस करना चाहिए। तो बेसिकली जो लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य है वह रहता है कि आप अपने सही और गलत का निर्णय ले सकें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वैज्ञानिक और खोज कर सकें, और आप में एक समाज सेवा के लिए भी एक कोने में एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ तो डोनेट करें, जो कि आजकल मोस्टली यूथ करता भी है। तो इसके बारे में हमने लोकतांत्रिक शिक्षा के बारे में इसका उद्देश्य यही रहता है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक विचारधारा वाला इंसान बनाना, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो अपने स्वयं के मामलों का प्रबंध करने और वह दूसरों के साथ पर्याप्त रूप से रहने में सक्षम हो, मतलब वह किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सके। यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप अपने टीम वर्क में ज़्यादा बिलीव करें, तो इसके लिए इसके बारे में बताया गया। यह उन्हें अपनी छिपी हुई क्षमता को पूरी तरह महसूस करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि एक पूर्व विकसित व्यक्ति लोकतंत्र की सफलता में अपना योगदान दे सकता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको डिस्क्राइब किया गया है। प्रोफेसर केजी सेधेन का मानना था कि शिक्षा इस तरह से उन्मुख किया जाना चाहिए कि चरित्र के उन बुनियादी गुणों को विकसित करें जो लोकतांत्रिक जीवन के कामकाज के लिए जरूरी हैं। यह गुण सामाजिक न्याय के लिए जुनून, सामाजिक विवेक की तीव्रता, दूसरों में बौद्धिक और सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति सहिष्णुता, छात्रों में आलोचनात्मक बुद्धि का व्यवस्थित होना, काम के प्रति प्रेम और देश के प्रति गहरा प्रेम पैदा करना। तो यह कुछ इस तरीके से आपको लोकतांत्रिक उद्देश्य के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग की। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लोकतांत्रिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं, जिसमें पहला लोकतांत्रिक नागरिकता। लोकतांत्रिक नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का लक्ष्य निम्नलिखित होना चाहिए। स्पष्ट सोच, मतलब शिक्षा का उद्देश्य है सोच की क्षमता को विकसित करना चाहिए, जिसमें वह सत्य और असत्य के बीच में अंतर देख सके, सत्य और असत्य के बीच में क्या अंतर है वो उसके बारे में पहचान कर सके। भाषण और लेखन में स्पष्टता, लोगों के बीच में भाषण, अनुयायी और विचारों का बेहतर आदान प्रदान करना उसे स्पष्ट रूप से आना चाहिए। समुदाय के साथ रहने की कला, मतलब आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो, आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, आप उनके साथ मिलजुल कर रह सकें। शिक्षा का इसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य समुदाय के साथ जीवन जीने की कला का पोषण करना होना चाहिए, जिसके लिए अनुशासन, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता और असहिष्णुता जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगी सच्ची देशभक्ति की भावना। इसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि है अपने देश की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की ईमानदारी से सराहना करना, अपनी कमजोरियों को स्पष्ट रूप से पहचानने की तत्परता, अपने सर्वोत्तम क्षमता से इसकी सेवा करने का संकल्प और अपने हितों को व्यापक राष्ट्रीय हितों के अधीन करना। तो ये इसके बारे में आपको सच्ची देशभक्ति के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद है विश्व नागरिकता की भावना का विकास। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में मानव के सार्वभौमिक भाईचारे की भावना को विकसित करना और उनमें जागरूकता को विकसित करना है कि वे अपने देश के नागरिक नहीं बल्कि विश्व के नागरिक है, सभी परिवार की तरह वैश्विक दुनिया के सदस्य हैं। तो इस तरीके से आपको विश्व नागरिकता की भावना के बारे में बताया गया है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा व्यावसायिक दक्षता में सुधार। हमारी शैक्षणिक प्रणाली का दूसरा उद्देश्य व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना है, जिसमें काम के प्रति दृष्टिकोण का निर्माण करना, तकनीकी कौशल दक्षता को बढ़ावा देना शामिल है। इसके बाद आपको इसका व्यक्तिगत विकास देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका इसमें नेतृत्व और प्रशिक्षण के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके बाद आपको इसमें अगली हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगा नेशनल एजुकेशन। यूएस ने शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में 4 समूहों में बताया गया है, जिसमें पहला है आत्म साक्षरता का उद्देश्य, जिज्ञासु मन प्राप्त करना, बोलने, पढ़ने, लिखने, अंकगणित देखने और सुनने की क्षमता प्राप्त करना, अच्छे स्वास्थ्य संबंध, आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना, स्वास्थ्य आदतों का निर्माण करना, मनोरंजन के स्वास्थ्य साधन प्रदान करना, अवकाश के समय का उपयोग करना और सौंदर्य संबंधी रुचि और चरित्र का विकास करना। तो यह आपको पहला पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा, आत्म साक्षरता का उद्देश्य। बेसिकली इसमें है ना आपको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपको अच्छा लिसनर बनाया जाता है कि आप सामने वाले की बात को सहजता और धीरता से
समझ सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आपकी हेल्थ के प्रति ध्यान देना, आपको अच्छी आदतों का आचरण कराना। तो इसमें पहला पॉइंट आत्म साक्षरता के बारे में यही बताया गया कि हमें अपने आप को एक अच्छे स्वास्थ्य में रखना है और अच्छी चीज़ों को धारण करना है, अच्छे से बोलना है और लोगों की बातों को सुनने का भी हमें एक प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि है मानवीय संबंधों का उद्देश्य। मानवता के प्रति सम्मान, मित्रता, सहयोग, शिष्टाचार, विनम्र व्यवहार, पारिवारिक जीवन की सराहना और परिवार प्रबंध में कौशल और पारिवारिक में लोकतंत्र संबंध स्थापित करना। इसमें मानवीय उद्देश्यों में बेसिकली ये रहता है कि हमें सामने वाले की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके साथ एक फ्रेंडली नेचर रहना चाहिए। अगर उसे किसी प्रकार का सहयोग चाहिए तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमसे जितना बन पड़े उसका उतना सहयोग भी करना चाहिए। इसके बाद इसमें आपको थर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा आर्थिक दक्षता का उद्देश्य। चुने गए व्यवसायों में कौशल प्राप्त करना, विभिन्न व्यवसायों पर ज्ञान, अपने जीवन का व्यायाम का चयन करना, किसी व्यावसायिक कौशल को बनाए रखना, व्यावसायिक दक्षता, व्यावसायिक समझन्य, किसी के जीवन की अर्थ प्रणाली ठीक से बनाए रखना आदि। तो बेसिकली अर्थ दक्षता का मतलब यह है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के लिए चीज़ों के बारे में पढ़ें या किसी एक फील्ड के बारे में नॉलेज प्राप्त करें, और या फिर आप किसी अच्छे व्यवहार का चयन करें और आप व्यावसायिक मतलब आप अपने बिजनेस आइडिया को भी डेवलप करें, जो कि आपकी आर्थिक दक्षता के उद्देश्य रहते हैं। नागरिक उत्तरदायित्व का उद्देश्य है विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने, सहिष्णु होना, नागरिक के कर्तव्यों का पालन करना, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखना, सही निर्णय लेने वाले कानून का पालन करना, विश्व नागरिकता का विकास आदि। तो जो नागरिक उद्देश्य हैं बेसिकली वह यही रहते हैं कि आपको अपने देश के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, सामने वाले का सम्मान करना चाहिए, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और विश्व नागरिकता में विश्वास रखना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको नागरिक उत्तरदायित्व के उद्देश्य देखने को मिलते हैं। इसमें यह 4 आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की या पाठ्यक्रम की। चूँकि लोकतांत्रिक शिक्षा पूरी तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति के विकास पर पक्षधर है, इसलिए लोकतंत्र में पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए ताकि यह विद्यार्थियों के विवादित स्वास्थ्य और स्वभाव, योग्यता और क्षमताओं की ज़रूरतों को पूरा कर सके। बेसिकली इसमें एक निष्कर्ष के बारे में बताया गया है कि जो हमारी लोकतांत्रिक शिक्षा है उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए ताकि इसमें समय समय पर जो अवेंडम्स हैं, जो बदलाव हैं वो किए जा सके ताकि लोगों तक संपूर्णतः लोकतांत्रिक शिक्षा को पहुंचाया जा सके और उन्हें पर्यावरण के बारे में भी जानकारी दी जा सके। तो इस तरीके से आप इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को लेकर के, जो कि रहेगा इसका चौथा प्रश्न रहेगा, ये मुझे माफ़ कीजिएगा, चौथा प्रश्न रहेगा भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हम बात करेंगे इसके उत्तर की। भारतीय संस्कृति उत्तम संस्कृति मानी जाती है और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं आध्यात्मिकता। इसका पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता है। वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में आत्मिक उत्कर्ष सिद्धांत चला आ रहा है। वैदिक ऋषियों ने जीवन में उच्च नैतिक आदर्श के रूप में उठकर मन की शक्ति और आत्म का महत्व की स्थापना की। वे कार्य ज्ञान के समर्थन में नहीं थे, उन्होंने धर्म और दर्शन की स्थापना करके मनुष्य के जीवन और उसके श्रेष्ठ को मोक्ष, साधना और वैचारिक सहिष्णुता के रूप में भारतीय संस्कृति की प्रमुख धारणाएं प्रदान की हैं, जिसमें आपको वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य धर्म शास्त्रों में आत्मिक ज्ञान और जीवन क्रमिक विकासों के सिद्धांतों के प्रतिपादन से ही भारतीय सभ्यता की मौलिक स्थापना हुई है। तो बेसिकली आत्मिकता वह है कि जिसमें आपको अपने आत्म ध्यान पर ध्यान देना चाहिए और अपने धर्म पर ध्यान देना चाहिए और अपने वैचारिक सहिष्णुता पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से इसमें आत्मिकता के बारे में बताया गया है। महावीर बुद्ध कालीन वैराग्य भावना और आत्मिक उत्कर्षणा का साधन के आंदोलनों का फल जैन और बौद्ध धर्म के रूप में मिलते हैं। अपैशक, विश्वकर्मातीय और हर्ष जैसे सम्राटों ने धर्म संदेशों के प्रचार में अपना कर्तव्य साझा किया। मध्यकाल में शंकराचार्य ने आध्यात्मिक दर्शन पक्ष की पुनः स्थापना का महान कार्य किया।
रामानंद, कबीर, तुलसी, शंकरदेव आदि कवि संतों ने आगे चलकर जन जन के लिए सुलभ किया। वर्तमान में भी भारतीय विचारकों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक भावनाओं से प्रेरित दिखाई देता है। तो बेसिकली इनमें जिन्होंने भी अपने धर्म का प्रचार किया उसके बारे में डिफाइन किया गया है। जिन जिन लोगों ने अपने जिस जिस तरीके से आंदोलन लड़े, प्रचार किया और अपने धर्म को ही मानना अपना कर्तव्य मान लिया, तो उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद आपको इसमें दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा, प्राचीन एवं अवैच्छिन्नता। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है, भारतीय सभ्यता संसार की अन्य सभ्यताओं से अधिक प्राचीन है और प्रमाण है। यह तथ्य अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए कि बहुत से देशों में विदेशी जातियों की चढ़ाई और विजयों को सहा है। इससे भी देश में प्राकृतिक दशाओं, रीति रिवाजों और भाषाओं का इतना वैद्य है। भारतीय सभ्यता की अविच्छिन्नता के कारण एक कारण है कल्पना और यथार्थ के रूप में आदर्श तथा दूसरे 5000 से भी अधिक वर्षों से संघर्ष और क्रमिक विकास एवं समन्वयता के बल पर विकसित समाज। इस विशाल भूभाग पर विदेशी ताकतों ने संगठित और विघटित किया, किंतु इस देश के निवासियों ने संस्कृति के स्थान पर दूसरी संस्कृतियों को प्रतिष्ठित नहीं किया। मतलब जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, लोगों ने उसी के रीति रिवाजों और उसी की प्रेरणाओं और उसी के अनुमूलन को अपने अंदर धारण करे रखा। इतने टाइम तक विदेशी लोगों ने भारत पर राज किया, उसके बाद भी उन्होंने अपनी सभ्यता को त्यागा नहीं बल्कि उसे बरकरार रखे रखा है। और भारत की जो सभ्यता है वह हजारों साल पुरानी है, तो उसके बारे में आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के लेखकों ने अपनी टिप्पणियां दी है। इसमें डॉक्टर विजेंद्र स्नातक लिखते हैं, सूर्य के आलेख प्रदान किरणों से पौधों को चाहा जितनी जीवनी शक्ति मिले, किंतु जमीन से जड़ों के बिना कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता। इससे तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति के जन जन की भावनाओं में सदियों से जमा है, जो बाहरी दिखावे या आकर्षण में नहीं बदलती। बेसिकली इसका कहना है कि जो भारतीय परंपरा है वह जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए ही बनाई गई है। जो भी भारतीय परंपरा में लोग रहते हैं वे जमीन से जुड़े हुए ही रहते हैं। इसके बाद आपको इसमें थर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, सांप्रदायिकता, एकता और सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति में धर्म की स्वीकृति है, किंतु धर्म किसी संकीर्णता या अंधविश्वास का पर्याय नहीं है। वर्तमान समय ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का आधार धार्मिक एकता, सहिष्णुता रहा है। राम, कृष्ण, शिव तथा बुद्ध, महावीर इत्यादि की मान्यताओं के अलावा भारत में देवी देवताओं की संख्या अनगिनत है। फिर भी इनकी विचारों में एकता का मूल है, क्योंकि विभिन्न स्वीकार करने पर भी एक ईश्वर में भारतीय मानस का विश्वास सुदृढ़ है। इसमें कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमें सिद्ध लोग दिखाई दिए या भगवान दिखाई दिए, उन सब की विचारधाराएं सेम ही रही है। तो उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। ऋग्वेद में प्रसिद्ध ऋग्या एक सप्रदास बहुपंडित के अनुसार शक्ति के रूप अनेक हैं। सवगुण के रूप में इष्ट देव के नाम भेद होने पर भी निरंकार ब्रह्म की सत्ता का हिंदू मतों में मान्य है। अहिंसा, दया, तप आदि गृहस्थी वैराग्य धर्मों का सिद्धांत है। चाहे बौद्ध, जैन, वैष्णव किसी भी मत को मानने वाले हों, भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता का बड़ा विशिष्ट गुण है। इसमें बताया गया है कि चाहे हमारे देश में बौद्ध या जैन या वैष्णव या हिंदू या मुस्लिम किसी भी प्रकार के लोग पाए गए हों, उनमें सहनशीलता के बारे में, विशिष्ट गुण के बारे में बताया गया है। इसी के परिणाम है कि देश में अनेक जातीय धर्म लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और फिर भी भारतीय संस्कृति विलीन नहीं हुई। आदान प्रदान की प्रक्रिया द्वारा भारतीय संस्कृति अपने स्वरूप में संजोए हुए है। अनेक कला में एकता की स्पष्टता स्थापना प्रकट करती है। तो इसमें बताया गया है कि विभिन्न तरीके के लोग भारत में होने के बाद भी उनमें एक सहनशीलता है। इसी वजह से अनेक धर्मों के लोग भारत में भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और अपने आपस में एकता बनाए रखते हैं। भारत की धर्म प्राणता न तो इस्लाम को ठेस पहुंचाती है, न ईसाई को हानि पहुंचाती है। धर्म और अध्यात्म द्वारा भारतीय संस्कृति जनजीवन को अस्वस्थ बनाने में सफल है।
तो इस तरीके से सांप्रदायिकता और एकता के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको इसमें 4th पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा वर्णश्रम व्यवस्था। वर्णश्रम व्यवस्था भारतीय समाज की निजी विशेषता है। यह व्यवस्था भारतीय संस्कृति में एकता बनाए रखने वाला मौलिक गुण है, जो वैदिक काल से ही चला आ रहा है। इस व्यवस्था ने भारत के विभिन्न मानव समूहों में एकता बनाए रखने वाला मौलिक गुण है, जो वैदिक काल से चली आ रही है। इस व्यवस्था ने भारत में विभिन्न मानव समूहों, जातियों को एक सूत्र में पिरोए रखने का काम किया है। जीविका के प्रति और उचित अवसर का समाज को सहज क्रम दिखता है, अर्थात पिता के पेशों को पुत्रों द्वारा आगे ले जा चलना उसकी सामाजिक व्यवस्था भारतीय संस्कृति की अद्भुत विशेषता है। राष्ट्रीय कवि रामाधारी सिंह दिनकर भी विश्लेषण संस्कृति की विश्लेषणता के बारे में अपनी पुरानी संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि वैदिक धर्म 4 वर्णों में विश्वास करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विशेष, वैश्य और शूद्र। समाज का यह वर्गीकरण जाति भेद न होकर एकता के लिए था। बुद्धिजीवियों की श्रेणी ब्राह्मण थी, शक्ति के आधार पर क्षत्रिय, कृषि और अर्थ धंधों के लिए वैश्य, अन्य 3 सहायक और सेवक वर्ण शूद्र हुआ। आगे चलकर वर्णों के अंतर्गत अनेक उपजातियां और उपवर्गों का जन्म हुआ, किंतु सबका समन्वित रूप 4 वर्णों में सदैव संजोया जाता रहा है। इस व्यवस्था से समाज में बड़ी गड़बड़ उत्पन्न हुई, वह अन्य बातों से हुई, वर्ण व्यवस्था से नहीं। इस व्यवस्था ने तो समाज का कल्याण में योग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास में कई प्राचीन भारतीय संस्कृति की समस्त उपलब्धियां भी व्याप्त हैं। तो इस तरीके से इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। प्राचीन काल में इन 4 वर्णों के आधार पर लोगों को वर्गित किया गया था, जिसमें किसी भी धर्म या जाति को ऊंचा नीचा नहीं दिखाया जाना गया था। उसके बाद इसके अंदर लोगों ने अपनी उपजातियों का निर्माण किया। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे ऊंच नीच और भेदभाव की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। तो यह एक गलत निर्णय को भी साबित करने को कहा गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें 5वां पॉइंट देखने को मिलेगा, खुली दृष्टि और ग्रहणशीलता। खुली दृष्टि और ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति का एकमात्र मंत्र है। वह संस्कृति और जातियों से आदान प्रदान प्रभावों को आत्मसात करता है, नए लक्ष्य की प्राप्ति आदि विचारधाराओं के अंग है। सामाजिक व्यवस्था की उदारता और ग्रहण क्षमता के उसके लक्षण हैं। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक लिखते हैं, भारतीय संस्कृति का मूल अधिकार जियो और जीने दो है। हमारी संस्कृति की खुली विचारधारा समय समय पर अनेक जातियां भारतवर्ष में आकर यहीं घुल मिल गई। राजनीतिक विजय के बावजूद भी भारतीय संस्कृति पर विजय नहीं पाई जा सकी। इसी की इच्छा विचारधारा को भारतीय संस्कृति ने अपने अंदर समाहित कर लिया। भारतीय भूमि अनेक आविष्कार, खोज और भौतिक उपलब्धियों की जननी है। उदाहरण के लिए अंकगणित शून्य तथा कहानी, शतरंज का खेल, कपास के वस्त्र, अवैध दर्शन, बौद्ध धर्म आदि भारतीय देन है, जिसमें समय समय पर लाभान्वित हुए। चिकित्सा और कला के क्षेत्र में अनेक प्रभाव के बाहर गए। विद्या के क्षेत्र में कई प्रकार के समारोह होने पर भी मुक्त रूप से विदेशी उपलब्धियों को स्वीकार किया, जैसे यूनानी ज्योतिष। इस प्रकार विश्व में अनेक भारतीय संस्कृति की अमिट छाप के रूप में पड़ी है। तो इस तरीके से इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि भारत का जो मूल अधिकार है वह रहता है जियो और जीने दो। भारत में काफ़ी सारी उपलब्धियां लोगों ने प्राप्त की हैं। अनेक जाति, धर्म और समुदाय के लोग होने के बावजूद भी एकता को बनाए रखा है। तो इस तरीके से इसके बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा विविधता में एकता। भारत में भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता होते हुए भी देश में अपनी एकता के लिए विख्यात है। इस देश को संसार का संक्षिप्त प्रतिरूप कहा गया है। यह धरती अनेक जनों वाली, विविध भाषा, अनेक धर्म, ये 6 घरों वाली है। भाषा और धर्म देश के विविध आज विलक्षण हैं, किंतु वे एक सूत्रबद्ध हैं। भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता की विचारधारा पर रामाधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, भारतवर्ष में सभी जाति मिलकर अलग अलग समाज का निर्माण करती हैं। जैसे कई प्रकार की औषधियों को कहाड़ी में डालकर जब काढ़ा बनाते हैं, तब काढ़ा एक स्वास्थ्य दूर एक औषधि के अलग स्वाद से सर्वथा भिन्न होता है। असल में उस काढ़े का स्वाद सभी औषधियों के स्वादों का मिश्रण का परिणाम होता है। भारतीय संस्कृति भी इस
देश में आकर रहने वाली अनेक जातियों और संस्कृतियों के मेले से तैयार हुई है। तो इसके बारे में बताया गया है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि जैसे हम काढ़ा बनाते समय अनेक प्रकार की औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं और उसके बाद उसका एक काढ़ा बनाते हैं, वह स्वास्थ्य के लिए हमेशा लाभदायक रहा है। इसी तरीके से विविधता मतलब विभिन्न धर्मों के लोग, जातियों के लोग, समुदाय के लोग आकर भारत में रहे और उनसे एक एकता और एकता के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। समानता व कल्याणकारी, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा संयुक्त परिवार प्रणाली, तो इसके बारे में भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद भारत में प्रकृति प्रेम को लेकर भी काफ़ी अच्छा आपको उदाहरण देखने को मिलेगा, जिसके बारे में भी आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें सैम्पल पेपर नंबर 1 देखने को मिलेगा, जिसे देख करके आप अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं, या आप इसे याद कर सकते हैं, या आप इसे समझ सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में सहायता मिले। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन देखने को मिले। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों की इसमें सहायता हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।